आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो सीरीज शुरू की थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, बच्चे इस एग्जाम को देखते हुए जो अब बस दरवाजे पे ही मौजूद है और आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की उस फ्री सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इनफैक्ट दृष्टि एसएससी परिवार ने आगामी सीजीएल परीक्षा को देखते हुए आपके लिए ये निःशुल्क सभी सब्जेक्ट्स के लिए जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये चार जो मेन विषय हैं आपके टीयर 1 में, उनके लिए सीरीज शुरू की है। लेकिन इसके अलावा ये जो सीरीज है ये आपको अन्य एग्जाम्स में भी बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, जैसा मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। भले वो एसएससी के एग्जाम्स हो या अगर मैं जैसे जीएस की बात करूं तो भाई हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे और एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी, भले डिफेंस हो या भले स्टेट लेवल एग्जाम्स हो। एनीवेज, अब हमने आगे बढ़ना है। याद होगा आपको कि हमने इससे पहले तक काफी सारे टॉपिक्स देख लिए। हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से बात शुरू की थी, प्लासी बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, मराठा युद्ध हो गए, सिख युद्ध हो गए, फिर हमने व्यवगत का सिद्धांत हो या हो सहायक संधि। इसके अलावा हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ये वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स देख ली। अच्छा, अब हमें नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले 1857 विद्रोह का जो कुछ हिस्सा है वो भी हमें देखना है और फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से नेशनल मूवमेंट के बेहतरीन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलें, तो सबसे पहले जो मैंने बात कही 1857 विद्रोह का कुछ हिस्सा हमको करना है, वो करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का कारण माना जा सकता है? चले, तो इन पर्टिकुलर जो हमने क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए रखे, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जिनकी आने की बहुत संभावना है, और कुछ ऐसे हैं जो आ चुके ही हैं, यानी पीवाईक्यू हैं। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें। हमें बहुत उम्मीद है कि इस वर्ष जब आपका सीजीएल का पेपर होगा, इनफैक्ट जो भी आपने पेपर होगा आपका जहां पे हिस्ट्री है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज देखने को मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 1857 के विद्रोह का कारण किसे माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? अब 1857 के विद्रोह के कई सारे कारण थे। बात करें हम लोग, क्या कोई आर्थिक कारण था? बिल्कुल था। आपको मालूम है कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं किसानों से। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं आर्थिक कारण का। और इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं किसानों से कि बेचारे किसान खुद, उनके पास खाने को नहीं है, और जो वो उगा पा रहे थे उनमें से अधिकतर हिस्सा जमींदार और ब्रिटिशों को देना पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में जब आप किसी के पेट पर लात मारेंगे तो लोग तो गुस्से में आएंगे ही, लोग विद्रोह करेंगे। इसके अलावा शिल्पकार वर्ग बर्बाद कर दिया। शिल्पकार, जो भारतीय शिल्पकार थे, उनका सामान ना भारत के अंदर बिक रहा था ना भारत के बाहर बिक रहा था, ब्रिटिश नीतियों की वजह से। क्योंकि ब्रिटिशों ने क्या किया कि अब जो भारतीय शिल्पकार है उसने 100 रुपए का कोई सामान बनाया, लेकिन उस पर इतना ज्यादा निर्यात कर या एक्सपोर्ट ड्यूटी ब्रिटिश सरकार लगा देती थी कि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था और फिर जाहिर सी बात है कम बिकता था। दूसरी तरफ ब्रिटिश सस्ता मशीन निर्मित सामान भारत में बाढ़ की तरह आ गया और उनके सामने हमारे भारतीय शिल्पकारों का क्वालिटी तो बेहतर था, लेकिन हमारा भारतीय शिल्पकारों का सामान सस्ता नहीं था। ब्रिटिश मशीन निर्मित सामान सस्ता था, तो इसलिए उनका सामान भारत के अंदर भी नहीं बिका। तो जाहिर सी बात है शिल्पकार वर्ग ने भी विरोध किया। उसी प्रकार से कई सारे हम देखते हैं कि धार्मिक कारण थे। जैसे हम बात करें धार्मिक कारण की, तो खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, जिससे उस समय के बहुत सारे जो लोग थे, अधिकतर हिंदू और मुसलमान, उनको लगा कि ब्रिटिश अपना धर्म उन पर थोप रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारण, जैसा आप जानते हैं व्यवगत का सिद्धांत, डलहौजी द्वारा 7 राज्यों को जबरदस्ती हड़पना, इसके अलावा पंजाब को युद्ध में जीतना, अवध को कुशासन मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जीतना, तो ये सब राजनीतिक कारण थे, जिसकी वजह से कई सारे राजा महाराजा जो देशी रियासतें थी वो नाराज हुए और उन्हें सोचा, जैसे उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी 1853 में 1853 में उन्हें जब झांसी से हटा दिया गया, ये कह के कि आपके पति की गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई है और अब आपका क्षेत्र हम हड़प रहे हैं क्योंकि आपका कोई प्राकृतिक पुत्र नहीं है। बताओ, ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय तो झांसी दे दिया, लेकिन ये मन में विचार धारण किया कि जब भविष्य में मौका मिलेगा तब ब्रिटिशों को जरूर सबक सिखाएंगी। और जब 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ, तब रानी लक्ष्मीबाई जी भी अपने उस कारण की वजह से इस विद्रोह में कूदी। तो कुल मिला के राजनीतिक कारण भी थे। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन में हमने ये भी देखा कि भाई हर कारण के अंदर क्या बातें हैं वो भी हमने समझी। चलो, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारण ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया? काले और गोरे का भेद था। बिल्कुल, खुलेआम काले और गोरे का भेद ब्रिटिश करते थे। कई बार हमको इस तरीके के अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था कि तुम काले हो, तुम निग्रो हो, इधर आओ,
और उस समय के भारतीय लोगों को कई बार तो मतलब भी नहीं मालूम होता था और वो भी बेचारे भोले भाले चले जाते थे। जैसे आजकल आप वो इंस्टाग्राम पे सुनते हो ना कि सीधा सादा था, भोला भाला था, मैं तो नादान था। बेचारे भारतीय लोग भी नादान थे, लेकिन तब ब्रिटिश ही बताते थे कि तुम काले हो, हम सफेद गोरे इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम तुम्हें सभ्य बनाएं, इसलिए तुम्हारा कलर गुलामों वाला कि तुम गुलाम रहो, और हमारा शासकों वाला कलर बनाया है। और ईश्वर चाहता है कि हम तुम्हें सभ्य बनाएं, सभ्यता सिखाएं, तो तुम कभी हमारा विरोध मत करो। और भारतीयों ने इनके तानों से ही परेशान आके इस तरीके से इस विद्रोह को अंजाम दिया। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े। भारतीयों की रूढ़िवादी प्रथाओं में हस्तक्षेप कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन यहां पे ब्रिटिश असल में गलत नहीं थे। जैसे अगर मैं आपको यह समझाने का प्रयत्न करूं, सती प्रथा उनने खत्म की, फीमेल इन्फेंटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बनाया, नर हत्या के खिलाफ कानून बनाया, विधवा महिलाओं की फिर से शादी हो पाए उसके लिए कानून बनाया। तो यहाँ पे तो वो अच्छी चीज कर रहे थे, लेकिन कई सारे रूढ़िवादी पुरानी सोच वाले भारतीय ऐसे थे जिनको लगा कि ये तो हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपनी चीजें थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए भारतीयों ने विरोध किया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ ब्रिटिश गलत नहीं थे, लेकिन उस समय भारतीयों को ऐसा लगा, तो ये भी एक सामाजिक कारण था भारतीयों का 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेने का। तो दोनों ए और बी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के किस अधिनियम ने सैनिकों में गहरा असंतोष उत्पन्न किया? तो 1856 से 1862 हम देखते हैं बच्चे कि भारत में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, 1857 विद्रोह के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो ऑब्वियस सी बात है कैनिंग ही था। लेकिन कैनिंग ने एक अधिनियम भी लाए थे 1856 में, यानी विद्रोह के एक साल पहले। और ये अधिनियम, ये एक्ट क्या बोलता है? 1856 का अधिनियम या एक्ट पता है क्या बोलता है? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये कहता है, लॉर्ड कैनिंग ने इसमें ये बात कही कि जो भी भारतीय सिपाही हैं, हम उनको कभी भी भारत के अंदर, भारत के बाहर कभी भी कहीं तैनात कर सकते हैं, वो मना नहीं कर सकते। अब इसमें उच्च जाति जो हिंदू सिपाही थे उन्होंने आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति ये थी कि हम समुद्र क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? असल में उस समय भारतीय लोगों में एक अंधविश्वास पनप चुका था कि अगर आप समुद्र क्रॉस करते हो तो आपका जो वर्ण है वो गिर जाएगा, यानी वो नीचा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है और वो समुद्र क्रॉस करके किसी दूसरे देश जाता है, जब वो वापस आएगा तो अब उसका वर्ण वो नहीं रहेगा जो पहले था। आप बच्चे थोड़ा सा हैरान होंगे कि सर ये क्या बात हुई, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, तभी तो हम उसे अंधविश्वास कह रहे हैं। अंधविश्वास का कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है। मैं आपको एक रियल उदाहरण देता हूं जो एनसीईआरटी में लिखा है। सीताराम नाम के एक सैनिक थे जो कि ब्रिटिशों की तरफ से आंग्ल अफगान युद्ध लड़ने गए। आंग्ल अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से सीताराम गए, तो जहाज में बहुत लोगों के साथ बैठे, समुद्र क्रॉस किया, अफगानिस्तान क्षेत्र गए, वापस आए। लेकिन जब ये वापस आए तब इनका जात निकाला घोषित कर दिया गया इन्हें, यानी अब आप उस जात के नहीं हो। गांव वालों ने इनका बहिष्कार कर दिया, इनको गांव से बाहर रहने का आदेश दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनने समुद्र क्रॉस किया था। और इस अंधविश्वास की वजह से कई सारे उच्च जाति हिंदू सिपाही अब नाराज हो गए, क्योंकि भाई कैनिंग ने बोला ये सब चीजें नहीं चलेंगी, आपको जाना पड़ेगा। और तब जब हिंदू सिपाहियों को लगा, उच्च जाति हिंदू सिपाहियों की हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने विरोध किया। तो कुल मिला के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ये कैनिंग का एक अधिनियम है। आइए, किस नई राइफल को भारतीय सेना में शामिल करना 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? इमीडिएट रीजन ऑफ 1857 रिवोल्ट क्या था? देखिए, हमने अभी तक डिस्कशन किया कि बहुत सारे रीजन थे। पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक था, राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, ठीक है, सोशल है, बहुत सारे हैं। हमने डिस्कशन किया, मिलिट्री रीजंस भी अभी हम देख रहे थे। लेकिन तत्कालिक कारण क्या है? वो है एनफील्ड राइफल का इंक्लूजन। यही वो पॉइंट है, जब आप बचपन में सुनते थे ना 1857 का विद्रोह पढ़ते थे, तो आप एनफील्ड राइफल वाला ही पॉइंट क्लास में पढ़ा करते थे। जब आप छोटे थे तब आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ये सब कारण कहां बताए जाते थे? अब उस टाइम पर अगर आपको बताते कि भाई वर्ण गिर जाता है, तो कई बच्चे खुद गिर जाते कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आई बात। इसलिए तब आपको डिटेल में नहीं बताया गया, तब बस क्या बोला, एनफील्ड नाम का एक कारण था। अब वो एनफील्ड राइफल का कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। असल में ब्रिटिशों के पास अब तक एक राइफल जो भारतीय सैनिक यूज करते थे, भारतीय जो सैनिक है ब्रिटिश सेना के लिए, समझ गए ना? देखो, ब्रिटिश सेना में भी दो प्रकार की सेना है, एक जो गोरे ब्रिटिश सैनिक है और एक जो भारतीय ब्रिटिश सैनिक है, ठीक है। चलो, तो भारतीय सैनिक क्या इस्तेमाल करते थे? ब्राउन बेस राइफल, जो पुरानी राइफल थी,
लेकिन फिर एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल की जो शूटिंग रेंज थी, जो मारक क्षमता थी, वो बेहतर थी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इससे संबंधित एक अफवाह ने जन्म लिया। अफवाह क्या थी कि ये जो राइफल है जो आप देख पा रहे हो, तो इसमें एक कारतूस डाला जाता है। यहां पर आप देखो, ये आपको दिख रहा है, तो इसको ही हम कहते हैं कारतूस, और कारतूस के अंदर होता है बारूद। तो ये जो बारूद है ये अंदर डाला जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे गौर से, तो ये जो बारूद है ये इस प्रकार की एक फैट कोटिंग यानी चर्बी की लेयर्स के अंदर है। आप नोटिस करो, यहां पे आपको लेयर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये भी और ये भी। तो ये फैट कोटिंग के अंदर बारूद है। ऐसा क्यों? बारूद को नमी से बचाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप दिवाली पे पटाखे लेते हैं और फिर उसको आप 1-2 साल रख लेते हो, मान लो बच गए, पूरे यूज नहीं हो पाए, और जब 1-2 साल बाद उनको फिर यूज करना जाता है तो ऐसी स्थिति में वो अच्छे से जलते नहीं। कभी आपने देखा, आपने आग लगाई ऐसे किसी नमी वाले पटाखे में, तो फिर वो पहले तो डराता है, ऐसे जलेगा, फिर वो फटेगा नहीं, वो बुझ जाएगा। आपको लगेगा कि अरे बेकार निकला, इतने में आप लात मारने जाओगे और वो फिर जलेगा, और फिर वो डराएगा, बुझ जाएगा। फिर आप फाइनली 5 मिनट वेट करने के बाद जब सोचोगे कि ये तो बेकार पटाखा है, इसको बिल्कुल फेंक दिया जाए, आपने इस बार बिल्कुल लात मारने के उद्देश्य से आप बड़े, आपने लात वैसे ही जैसे उसे मारी वैसे ही वो फट गया। इसलिए भाई ये जो नमी वाला बारूद होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन चलो ठीक है, तो दिवाली की बात हो गई। लेकिन आप सोचो, वॉर लाइक सिचुएशन में हो, सामने दुश्मन है, आपने बंदूक तानी और आपके बंदूक में जो बारूद है वो नमी वाला है, वो कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा, तो दिक्कत वाली बात है। तो भाई ऐसा ना हो, इसलिए इसको फैट की कोटिंग से कवर किया जाता है ताकि चर्बी से पानी अंदर ना आ पाए। लेकिन इसको इस तरीके से टॉफी जैसे रैपर में, इसको हम लोग कह रहे हैं कारतूस, तो इस तरीके से इस बारूद को अंदर रखा जाता था। समस्या इस स्टेप में है क्योंकि जैसे ही किसी सैनिक को ये बारूद नली में डालना है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मुंह से ये रैपर खोलना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो चर्बी है, इसके लिए अफवाह ये उड़ी कि ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है, तो हिंदू और मुसलमान सैनिक दोनों भड़क गए। हिंदू सैनिकों का कहना था कि भाई गाय हमारे लिए पवित्र जानवर है, और मुसलमानों का कहना था कि भाई सुअर की चर्बी कैसे आप अलाउ कर सकते हो ब्रिटिश, ये सुअर की चर्बी हमारे धर्म में बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी स्थिति में गाय और सुअर की चर्बी से दोनों हिंदू और मुसलमान सैनिकों को आपत्ति थी, और ये एक तत्कालिक कारण बना कि ब्रिटिश जबरदस्ती एनफील्ड राइफल के माध्यम से सैनिकों का जो धर्म है वो भ्रष्ट कर रहे। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने कर ली। आओ, मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस सैनिक इकाई से संबंधित थे? जब हम लोग बात करते हैं मंगल पांडे जी की, तो 29 मार्च 1857 की बात है। 29 मार्च 1857 की बात है। अब भाई मंगल पांडे जी, जब इन्हें भी एनफील्ड राइफल चलाने को बोला गया तो इन्होंने मना किया कि मैं नहीं चलाऊंगा। लेकिन तब ब्रिटिश अधिकारी दो, जिनका नाम क्या था, बॉ और यूसन, तो मैं 2 ब्रिटिश अधिकारियों का आपको नाम बता रहा हूं। एक का नाम था बॉ और एक का नाम था क्या, यूसन। तो बॉ और यूसन। अच्छा, किसी किसी किताब में बॉ का एक और नाम हमको मिलता है, बाथ, मेजर बाथ, किसी किसी जगह मिलता है कि भाई बॉ है, कहीं कहीं बाथ मिलता है। एनीवेज, तो बॉ और यूसन, ये 2 ब्रिटिश अधिकारी मंगल पांडे के पास जाते हैं कि आपको ये राइफल चलानी ही पड़ेगी। और तब इनको विवश जब किया जाता है तो शुरू में तो जाहिर है मंगल पांडे मना करते हैं, लेकिन जब बार बार कि चलाओ, कैसे नहीं चलाओगे, तब ऐसी स्थिति में मंगल पांडे जी ने इन पे ही राइफल चला दी और दोनों को जान से मार दिया। तो ये जो घटना है 29 मार्च 1857 को घटी, और फिर इसी के लिए मंगल पांडे जी को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दी गई। तो ये बात, ये फैक्ट भी दिमाग में रखें कि भाई 29 मार्च 1857 जब उन्हें गोली चलाई और 8 अप्रैल 1857 जब उन्हें फांसी हुई। मंगल पांडे जी के बारे में और शानदार क्वेश्चंस हैं जो अब हमें डिस्कस करने हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए विद्रोह से जुड़े हैं, मतलब कहां पे उनने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी। तो सही जवाब है बैरकपुर। बेटा ये जो बैरकपुर है ये बंगाल में ही आता है, ठीक है। और ये कौन से इन्फेंट्री से संबंधित थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री। अब इस चीज का क्या मतलब है, देखो भाई, सेना में अलग अलग अंग होते हैं, जैसे इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना है ना, पैदल सेना इन्फेंट्री,
कैवेलरी मतलब घुड़सवार सेना, ठीक है। फिर एलिफेंट्री, तो जाहिर सी बात है हाथी सेना। आर्टिलरी, तोपखाना। तो पहली बात, मंगल पांडे साहब कौन से विंग से संबंधित है? इन्फेंट्री, पैदल सेना। अच्छा, पैदल सेना में भी ऐसा होता था कि भाई ब्रिटिश, जो गोरे ब्रिटिश, उनकी पैदल सेना या भारतीय लोगों की पैदल सेना। तो ये भारतीय पैदल सेना में थे। भारतीय पैदल सेना में भी बहुत सारी यूनिट थी कि फर्स्ट सेकंड, तो इनकी थी क्या? 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। चल, ये बात हमने समझ ली। तो किस तिथि को मंगल पांडे साहब द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारी गई? अभी अभी मैंने बताया 29 मार्च 1857 को गोली मारी गई, अभी मैंने पूरी डिटेल बता दी। और फिर उसी के लिए उनको पकड़ लिया गया और फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। अच्छा, अब एक बात दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि 29 मार्च 1857 को विद्रोह की शुरुआत नहीं मानी जाती। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे जी ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, यह बात सत्य है, लेकिन विद्रोह बाद में शुरू होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब हम बोलते हैं विद्रोह शुरू होना, इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों का कुछ करना। मंगल पांडे जी ने जो किया है वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था बाकियों के लिए, लेकिन अभी तो वो सिंगल व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो विद्रोह बाद में शुरू होगा जब बहुत सारे लोग आएंगे मैदान में। तो वो कब होगा? 10 मई। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। अभी बस इस बात को दिमाग में रखना कि विद्रोह शुरू नहीं हुआ है। 1857 विद्रोह की शुरुआत कहां से मानी जाती है? अब देखो, आते हैं हम लोग मुख्य बात पे। तो मंगल पांडे जी ने 29 मार्च को 2 ब्रिटिश अधिकारियों की बैरकपुर में हत्या की, बाद में उन्हें फांसी हो गई, लेकिन अभी हमने विद्रोह की शुरुआत नहीं मानी। फिर सर विद्रोह की शुरुआत क्या मानना है? तो सही जवाब क्या है? 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत माननी है। और कहां से माननी है? मेरठ से। तो 10 मई 1857 मेरठ में तैनात, जो उस समय भारतीय सेना थी वहां पे तैनात, उसने बड़े स्तर पर विरोध किया। बहुत सारे सैनिकों ने विद्रोह किया। इनफैक्ट आप मान लीजिए कि वहां मेरठ में तो लगभग सभी सैनिकों ने विद्रोह किया और कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई। और इस प्रकार अब हम बोलते हैं कि 10 मई 1857 विद्रोह की वास्तविक शुरुआत। सैनिकों ने कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने के बाद वे निकले दिल्ली के लिए। इनका जो लीडर था, जो सैनिकों ने विद्रोह किया ना मेरठ में, उनके लीडर का नाम है बख्त खान। क्या नाम है बेटा? तो बख्त खान। तो ये सारी चीजें काम की हैं, तो नाम है बच्चे बख्त खान। चल, तो कुल मिला के हमारे सामने बात आ गई। बख्त खान है वे व्यक्ति तो जिन्होंने ये काम किया, लीडर थे वो। और भी बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है, जो लोग हैं सेना शामिल थी, लेकिन लीडर कौन है? बख्त खान। तो ये गए कहां? दिल्ली। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली में उस समय मौजूद थे मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर। बहादुर शाह द्वितीय को जफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका पेन नेम है। ये असल में शायर थे, बहुत सारी शायरियां लिखा करते थे और इनका पेन नेम था जफर। जैसे आपने सुना होगा पेन नेम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर निराला ये पेन नेम है। वैसे ही इनका क्या था? जफर। अब जब सैनिक पहुंचे दिल्ली, तो दिल्ली क्यों पहुंचे? क्योंकि वे चाहते थे कि मुगल बादशाह उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। असल में सैनिकों को यह बात मालूम थी कि अगर उनको इस विद्रोह को बड़ा करना है तो जरूरी है कि कोई बड़ा नाम इनके साथ जुड़े। और उस समय मुगल बड़ा नाम थे, भले ही मुगल कमजोर हो चुके थे, बहुत कमजोर हो चुके थे, बात सत्य है। इनफैक्ट ब्रिटिशों के पेंशन धारक थे, लेकिन फिर भी नाम तो था तब भी मुगल। इनफैक्ट मुगलों का नाम तो आज भी है। तो भाई मुगलों का नाम अगर एसोसिएट हो जाएगा सैनिकों के विद्रोह से, तो इस विद्रोह को एक नई जान मिलेगी, प्लस और भी बहुत सारे फिर वर्ग जुड़ जाएंगे कि अरे वाह, मुगल जुड़ गए तो जरूर कुछ अच्छा होगा, वापस वो पुराने दिन आएंगे, ब्रिटिशों को हम निकाल पाएंगे। तो मुगलों का नाम बड़ा होने की वजह से सैनिकों की चाहत थी कि मुगल जुड़े, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय की पर्सनली इच्छा नहीं थी, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय की उस समय आयु एज 82 ईयर्स थी और वो चाहते थे कि वो बचे कुछ दिन भाई शांति से बिताएं। लेकिन तब सैनिकों ने इनकी एक नहीं सुनी, ने कंधे पे उठा लिया और शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर दिए। तो इस तरीके से मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिनकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी उनको क्या घोषित कर दिया गया? शहंशाह हिंदुस्तान। चलो, तो किस तिथि से 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई? अभी अभी बेटा मैंने बताया 29 मार्च को तो गोली मारी थी मंगल पांडे जी ने, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी हुई थी, लेकिन विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं भाई। 10 मई 1857 ये माना जाता है कि बिगिनिंग हुई, स्टार्ट हुआ, ऐसा लिख दूं
तो स्टार्ट हुआ है रिवोल्ट, कहां से स्टार्ट हुआ है ये भी आपको मालूम चल गया है, मेरठ से। लेकिन मैं आपको एक एडवांस में चीज बताता हूं कि विद्रोह का खत्म का जो तिथि है, खत्म होने की जो तिथि है वो क्या मानी जाती है। तो चले सुने, 20 जून 1858, 1858 20 जून। तो ये माना जाता है कि विद्रोह की खत्म होने की तिथि है। और कहां पे खत्म हुआ माना जाता है? ग्वालियर। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था भाई जून महीने में, कि जब हम बोलते हैं कि ग्वालियर में खत्म हो गया 1857 विद्रोह, तो क्या हुआ था, तो उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखें जो मैंने आपको चीजें बताई, स्टार्ट मेरठ और एंड ग्वालियर, ठीक है। चलो आगे, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? अच्छा, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, आप लोगों को भी फील हुआ होगा, लेकिन बच्चे वो बड़ा स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि भाई काफी सिलेबस है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं चीजें स्किप करूं। तो जाहिर सी बात है, मैं अगर ये मंशा रखता हूं कि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊं और कम समय है, तो मुझे कम से कम पेस तो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, रिवाइज करने के लिए जैसा आपको उचित लगे, ठीक है बच्चे। तो आप कोशिश करें कि मेरे साथ ही आप अटेंड कर ले, नहीं तो फिर आप स्लो करके अपने पेस में भी देख सकते हैं। चलो, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, अब देखो क्या था। 1857 रिवोल्ट की एक खास बात ये रही कि यहां पे जो गांव वाले थे वो एक दूसरे को कमल का फूल और चपाती पास करते थे, और यही प्रतीक चिन्ह था। जैसे मान लो एक गांव है, वहां से एक व्यक्ति एक दूसरे गांव आ रहा है, और वह व्यक्ति जो आ रहा है वो अपने हाथ में कमल का फूल और चपाती ला रहा है और नए गांव वालों को सौंप रहा है। अगर जो दूसरा गांव है उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कमल का फूल और चपाती, इसका ये उद्देश्य है, इसका मतलब एक ये सिग्नल जाता है कि दूसरा गांव भी शामिल है 1857 के विद्रोह में। तो इसलिए कमल का फूल और चपाती बड़े स्तर पर पास ऑन हुए। किसी को ये बात आज तक नहीं मालूम, इनफैक्ट किताबों में भी इसका कोई पक्का एविडेंस नहीं है कि क्यों कमल का फूल और चपाती ही प्रतीक चिन्ह थे और कैसे बने। माना जाता है कि भाई रोटी का प्रतीक होगा, लेकिन फिर कमल का फूल, तो इसके बारे में हमको पक्का एविडेंस नहीं मिलता कि कहां से शुरुआत हुई, किसने सोचा और क्या पीछे का मकसद रहा होगा इन दोनों को बनाने का। लेकिन उस टाइम पर बड़े स्तर पर गांव गांव लोग एक दूसरे को कमल का फूल और चपाती 1857 के विद्रोह में पास ऑन किए, ठीक है। चल, तो ये कमल का फूल और चपाती यानी रोटी। चलो आओ आगे बात करें। तो किस मुगल बादशाह को 1857 विद्रोह के दौरान शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया? अभी अभी मैंने बताया कि भाई मुगल बादशाह जिनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय, और इनका ही पेन नेम क्या है? तो जफर। क्या है बच्चे? जफर। चलो आओ, दिल्ली से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? चले भाई, अब ये बात भी समझना टफ नहीं है। अब आप जानते हैं कि 1857 विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई, लेकिन उसके बाद 1857 विद्रोह अलग अलग जगहों पे बड़े स्तर पर देखा गया, यानी अलग अलग विद्रोह के केंद्र बने, अलग अलग सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट थे। तो मेरठ से कहा गया दिल्ली, क्योंकि सैनिक रात भर मेरठ से जब निकले तो रात भर चले, दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर से मिले, उनको लीडर घोषित किया। अब क्वेश्चन बोलता है कि दिल्ली से लीडर कौन है? तो सही बात क्या है? बहादुर शाह जफर है। लेकिन एक और बात बेटा, ये असल में सिर्फ नाम के लीडर हैं, क्योंकि सैनिकों को भी मालूम था कि इनकी इच्छा है नहीं, क्योंकि इनकी उम्र कितनी थी? 82 वर्ष की इनकी उम्र थी, तो ये ज्यादा इच्छुक तो नहीं थे, लेकिन अब तो घोषित हो गए। लेकिन रियल पावर किसके पास थी? कौन था जो दिल्ली से सही मायने में कमांड दे रहा था? तो जनरल बख्त खान। ये वही व्यक्ति हैं जो मेरठ से सैनिकों को लेके निकले। भाई उनको नाम चाहिए था बहादुर शाह जफर का, वो मिल गया, लेकिन ये सिर्फ नाम के लीडर है। और रियल पावर्स किसके पास थी? बख्त खान के पास। चलो, अब कानपुर से 1857 का विद्रोह किसने संभाला? तो अब हम लोग अलग अलग लीडर्स देख रहे हैं अलग अलग एरियाज में। अब देखें कानपुर से कौन है। कानपुर से जो लीडर थे उनका नाम है नाना साहिब। नाना साहिब क्यों कानपुर से रिवोल्ट किए, उसके पीछे की भी एक कहानी है। ये कहानी आपको मैं बताता हूं, आपने इसके बारे में सुना जरूर है। याद कीजिए बच्चों, जब मैंने आपको आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाया था, तब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध याद करो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 तक चला, और इसमें पेशवा और ब्रिटिशों के बीच में भी लड़ाई हुई थी, जैसे भीमा कोरेगांव का युद्ध, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशों ने सजा के रूप में इनको पूना से हटा के कहां भेज दिया? बिठूर।
बिठूर कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है जहां पे इनको भेज दिया गया। और माना जाता है भाई फिर बाजीराव सेकंड ने इधर ही बिठूर में अपने बचे कुछ दिन व्यतीत किए। लेकिन ब्रिटिशों ने इनको एक पेंशन भी दी थी, क्योंकि अब आप किसी को रातों रात चेंज कर रहे हो कहीं उसका एरिया, तो जाहिर सी बात है वो जिएगा कैसे। तो बाजीराव सेकंड को, पेशवा को मिलती थी एक पेंशन। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके एक अडॉप्टेड बेटे थे जिनका नाम था नाना साहिब। ब्रिटिशों ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया। ब्रिटिशों ने कहा आपको किस आधार पर पेंशन दे भाई, आप तो अडॉप्टेड हो, आप कोई प्राकृतिक पुत्र थोड़ी ना हो, आपको पेंशन नहीं देंगे। और इसी बात से नाना साहब आहत हुए और कानपुर वाले क्षेत्र से विद्रोह किए। नाना साहिब के एक बड़े क्लोज फ्रेंड जिनका नाम तात्या टोपे, तात्या टोपे नाना साहिब के दोस्त भी हैं और साथ साथ तात्या टोपे नाना साहिब के मिलिट्री कमांडर भी हैं। तो तात्या टोपे और नाना साहिब दोनों ने ही बच्चे कहां से रिवोल्ट लीड किया, तो सही जवाब क्या बोलते हैं, कानपुर है। लखनऊ से 1857 का विद्रोह किसने संभाला, तो दिल्ली में हमने बोला बहादुर शाह जफर और बख्त खान, कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे। अब बारी है लखनऊ। अब कहानी यह है कि लखनऊ ये वही अवध वाला क्षेत्र है। अब आप सब जानते हैं कि भाई डलहौजी ने अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन या कुशासन के नाम पे हड़पा था, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना इसलिए हुई क्योंकि अवध एक ऐसा राज्य था जो ब्रिटिशों के प्रति हमेशा वफादार रहा। और यहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो मतलब ठीक ठाक व्यक्ति थे और ब्रिटिशों को कभी उनने कोई तकलीफ नहीं दी। और इनफैक्ट ब्रिटिश सेना में कई सारे लोग अवध राज्य से ज्वाइन भी किए थे। ब्रिटिश सेना को अवध राज्य से कई सारे भारतीय सैनिकों ने ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे लोग अवध राज्य से थे ब्रिटिशों की सेना में। तो जब उनने ये चीज देखी कि हमारे नवाब को हटा दिया गया गलत तरीके से और हड़प लिया गया है राज्य, वाजिद अली शाह को कहीं और भेज दिया, बंगाल भेज दिया था, तो इसलिए अवध क्षेत्र से विद्रोह बहुत बड़ा हुआ। वाजिद अली शाह जी की पत्नी जिनका नाम था बेगम हजरत महल और इनके पुत्र जिनका नाम था बिरजिस कद्र, तो इन दोनों ने इस विद्रोह को लीड किया। तो यहां पर मैं दोनों नाम लिख देता हूं। तो दोनों नाम मतलब है, नाम एक ही है हिंदी और इंग्लिश में, तो बिरजिस कद्र, ठीक है भाई। तो बिरजिस कद्र, तो ये हैं भाई वो दो लोग, बेगम हजरत महल और बिरजिस कद्र। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह नवाब की, जो अवध के नवाब थे, उनकी पत्नी, और बिरजिस कद्र वाजिद अली शाह के बेटे, और इनके भी बेटे बेगम हजरत महल के। चलो भाई, फैजाबाद से 1857 का विद्रोह किसने संभाला, तो हमने क्या देखा, अलग अलग क्षेत्र, वहां पे अलग अलग लोग हैं लीडर्स। फैजाबाद की बात करें, ये भी उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है आज, और यहाँ पे जो लीडर थे उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला साहब हैं जो कि कहाँ के लीडर हैं, फैजाबाद। अगर मैं आपको अभी तक की सारी बातें रिवाइज करवाऊं तो मैं कह सकता हूं दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, ठीक है भाई। फिर मैं बात करूं किसकी, तो कानपुर की। तो कानपुर से बच्चे कौन है, तो हमने बोला नाना साहिब, तो नाना साहिब हो गए। इनके अलावा बताइए, तो आप क्या बताते हैं, तात्या टोपे, तात्या टोपे बताते हैं। अगर मैं यही लखनऊ लिख दूं तब आप क्या बताते हैं, बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कद्र। और अगर मैं कहूं फैजाबाद तब आप क्या बताते हो, तो मौलवी अहमदुल्ला। तो क्या नाम है बच्चे, मौलवी अहमदुल्ला। चलो एक नाम मैं आपको अभी आगे का ही बता देता हूं ताकि जब वो मैं आगे नाम बताऊं आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन फील ना हो। इलाहाबाद, इलाहाबाद के एक लीडर होंगे जिनका नाम है मौलवी लियाकत अली। कुल मिला के हिंदू मुस्लिम यूनिटी जबरदस्त रूप से आपको 1857 विद्रोह में देखने को मिल रही होगी। देखो यहाँ पे जो लीडर है मुस्लिम, यहाँ पे लीडर है हिंदू, ठीक है, यहाँ पे लीडर मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम। आगे चल के अब मैं अगला राज्य बताने वाला हूँ, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई हिंदू। तो कुल मिला के हिंदू और मुस्लिम एकता का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ 1857 विद्रोह में। इनफैक्ट ब्रिटिश यहीं से समझे कि अगर उनको लंबे समय तक भारत पर शासन करना है तो जरूरी है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करें। यहीं से उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति को इस्तेमाल करना शुरू किया। एनीवेज, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ठीक है, ये नाम आगे चल के फिर आएगा। चलिए, बरेली से किसने लीड किया, वही बरेली से, हाँ बरेली से किसने लीड किया, देखिए, तो नाना साहिब नहीं कानपुर, बेगम हजरत महल नहीं लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला नहीं फैजाबाद। तो भाई सही जवाब क्या है, बाय एलिमिनेशन भी बना देते, वरना ऐसे भी याद रख लो कि बरेली से खान बहादुर खान। आप इसे ऐसे करें कि कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बरेली की बर्फी। तो बरेली की बर्फी, बर्फी क्या की जाती है, खाई जाती है।
तो बरेली की बर्फी, बर्फी खाई जाती है तो खाई से खान। ऐसा अगर आपको कुछ उचित लग रहा है तो आप याद कर सकते हो कि बरेली की बर्फी खाई जाती है तो खान बहादुर खान, क्योंकि खान खाई तो मिलता हुआ नाम है। चल, झांसी से 1857 का विद्रोह, तो भाई हम जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सही जवाब क्या है भाई? रानी लक्ष्मीबाई जी। चल, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 विद्रोह के दौरान हमने देखा कि झांसी किले पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिशों को यहां से निकाल दिया। जो झांसी 1853 में ब्रिटिशों ने हड़पा था, तो रानी ने 1857 में उनसे ले लिया। झांसी लगभग उनने झांसी के किले पर 10 महीने कंट्रोल रखा, लेकिन फिर एक ब्रिटिश कमांडर आता है, यूज रोज, इसको यूग रोज भी बोलते हैं, यूज रोज भी बोलते हैं, ये आता है और तब हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से किला छीन लेता है। लेकिन ये रानी लक्ष्मीबाई का पीछा नहीं छोड़ता। रानी लक्ष्मीबाई फिर झांसी के बाद अन्य जहां पे भी क्षेत्रों में जाएगी, वहां पे ये उनका पीछा करता रहता है सेना के साथ, और अंततः रानी लक्ष्मीबाई और यूज रोज की जो फाइनल लड़ाई होती है वो होती है ग्वालियर में, ठीक है। और जब ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, तो यही यूज रोज उनकी डेड बॉडी पर ये कहता है अपने लोगों को कि जितने भी लोगों से मैंने लड़ा है 1857 के विद्रोह में, एकमात्र मर्द कोई है तो वो यही है। मर्दों की तरह अगर कोई लड़ा तो यही लड़ी। और वहीं से फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी, यही यूज रोज के, सोचो दुश्मन तारीफ कर रहा है आपकी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी यही यूज रोज के शब्दों को उठाती हैं और लिखती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, तो कुल मिला के ये बात हमने कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मूवी भी आई थी। अच्छा, एक पर्टिकुलर किस्सा है, जब यूज रोज ने झांसी पर अटैक किया था, रानी लक्ष्मीबाई के पास 10 महीने तक था झांसी, तो जब यूज रोज ने झांसी पर अटैक किया था, तो झांसी के अंदर वो पहुंच नहीं पा रहा था, झांसी किला बहुत मजबूत था, लेकिन एक गद्दार व्यक्ति था जिसका नाम था दुलाजी। तो दुलाजी ने क्या किया, यूज रोज को सीक्रेट रिवील कर दिए कि झांसी के किले की सबसे कमजोर दीवार कौन सी है। उसके बाद यूज रोज ने उसी कमजोर दीवार पर तोप के गोले बरसाए, दीवार ढह गई, ब्रिटिश सेना किले के अंदर प्रवेश कर रही थी। तब रानी लक्ष्मीबाई की एक बॉडीगार्ड थी झलकारी बाई, उनने बोला कि अब आप निकल जाइए, मैं इनको रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ती हूँ। अब उस टाइम पर इतना तो कोई देख नहीं पाएगा कि भाई अंदर कौन लड़ रहा है, तो इनने ऐसे घूंघट किया और वो लड़ने लगी। और कई सारे सैनिकों ने तो रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सेना ने देखा भी नहीं था। पूरा एक दिन इनने लड़ाई की और इतना समय काफी था रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए कि वो निकल जाए। तो रानी लक्ष्मीबाई फिर झांसी से निकल गई कालपी, और कालपी से फिर आगे गई ग्वालियर। यूज रोज पीछा कर ही रहे थे, ठीक है। इनकी लेकिन मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में जो इनने झांसी में लड़ा, लेकिन इनने अपनी रानी को सफलतापूर्वक उस दिन निकाल लिया। चलो आगे देखें। इलाहाबाद से 1857 का विद्रोह, अभी अभी मैंने बताया था बच्चे कि इलाहाबाद में लीडर कौन है, तो मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद में है मौलवी लियाकत अली। चलो भाई, जगदीशपुर बिहार से 1857 विद्रोह के, तो यहाँ पे क्या नाम है, तो जिया हो बिहार के लाला कुंवर सिंह साहब। ये जमींदार थे जगदीशपुर के। जगदीशपुर एक राज्य हुआ करता था पहले, आज वो बिहार में है वही वाला क्षेत्र, लेकिन पहले एक अलग थलग राज्य था। और उसके जमींदार कौन थे, कुंवर सिंह। चाहते तो ऐशो आराम का जीवन बिताते, लेकिन ब्रिटिशों से खफा और इसलिए उनने कहा कि निकालना पड़ेगा, और इसलिए बिहार से लीड किया। चले आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन की साम्राज्ञी कौन थी, तो क्वीन कौन थी, तो सही जवाब है भाई रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। आपने सुना होगा एलिजाबेथ प्रथम, जब हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा था कि साल 1600 में, 1600 में हम देखते हैं, साल 1600 में 1600 में हमने ये कहानी देखी थी कि एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। खैर वो एक अलग बात है। और 1857 का जब विद्रोह हुआ तब रानी कौन है, क्वीन विक्टोरिया, ये है क्वीन विक्टोरिया जी। आइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये तो भाई बात हमने अभी अभी देखी, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 62 यही है। अच्छा, काम पूरा खराब किसने किया, डलहौजी ने। डलहौजी ने 7 राज्यों को हड़पा, इंक्लूडिंग झांसी, अवध को भी हड़पा, यानी सबसे ज्यादा भड़काने का काम डलहौजी ने किया। लेकिन डलहौजी भड़का के भारतीयों को 1856 में चला गया, और 1856 में कौन आया, कैनिंग, बताइए। चलिए, 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे,
तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ब्रिटेन की सम्राज्ञी यानी रानी कौन है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो सही जवाब है पामरस्टन। पामरस्टन उस समय के पीएम थे। ठीक है जी, चल ये भी बात हो गई। दिल्ली में किस ब्रिटिश सैन्य जनरल द्वारा 1857 विद्रोह का दमन किया गया? तो दिल्ली में किस ब्रिटिश सैन्य जनरल द्वारा 1857 विद्रोह का दमन किया गया? अब ये बात है, यानी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पे लीडर कौन है, अब हम पढ़ रहे हैं अलग अलग ब्रिटिश कमांडर कौन है जो क्षेत्र में गए और विद्रोह का दमन किए। ठीक है, ब्रिटिशों ने भी तो अलग अलग कमांडर्स बनाए। तो दिल्ली में किसको भेजा था बेटा? जॉन निकलसन। इनफैक्ट आपको एक बात बताता हूं, ये जॉन निकलसन दिल्ली लेने में सफल हुआ था, लेकिन इसकी उस प्रोसेस में मृत्यु हो गई थी। तो जॉन निकलसन, कभी मान लीजिए ऐसा भी प्रश्न आए कि किस ब्रिटिश अधिकारी की 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली फतह करने में मृत्यु हो गई, तब सही जवाब क्या देंगे? जॉन निकलसन। चल आगे बढ़े, अगला क्या बोलता है? कानपुर में किस ब्रिटिश सैन्य जनरल द्वारा 1857 विद्रोह का दमन किया गया? तो भाई कानपुर में किस ब्रिटिश सैन्य जनरल द्वारा 1857 विद्रोह का दमन किया गया? कानपुर और लखनऊ में आएगा कॉलिन कैंपबेल। सुनो, दिल्ली में कौन आया? तो अभी अभी मैंने बताया, दिल्ली में आया बेटा जॉन निकलसन, है ना? दिल्ली में कौन आया? जॉन निकलसन। और अब हमने बोला कानपुर हो या लखनऊ हो, आसपास ही है, और यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल, ऐसा दिमाग में रखें। ठीक है जी, ठीक, कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल हो गया। इनफैक्ट कॉलिन कैंपबेल ही लीड कर रहे थे पूरा। अगर कभी मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए कि 1857 विद्रोह की दमन प्रक्रिया में कई ब्रिटिश कमांडर आए, लेकिन एक कमांडर इन चीफ था उनका, सबसे मुख्य कमांडर कौन था, कभी कोई ऐसा पूछे तब भी कॉलिन कैंपबेल कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कमांडर थे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अभी आपने देखा जॉन निकलसन भी है, इनकी मृत्यु हो गई, कॉलिन कैंपबेल भी है, अभी और आएंगे, लेकिन सब में सबसे चीफ कमांडर कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल ही थे। ठीक है, तो सबसे मुख्य यही थे। इनको दिल्ली और इनको कानपुर और लखनऊ की जिम्मेदारी भी दी गई, तो सबसे मेन कमांडर, चीफ कमांडर यही है। आओ, झांसी में किस ब्रिटिश सैन्य जनरल द्वारा 1857 विद्रोह का दमन किया गया? ये तो नाम आप जानते हो, ह्यू ग्रोस। ऐसे याद रखो कि कोई जैसे एक इंग्लिश का वर्ड होता है ना, यूज, यूज मतलब होता है विशाल। अब रानी लक्ष्मीबाई जैसे कैरेक्टर को हराना है, आप सोचो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी ब्रेव, उनको हराना है तो कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं चाहिए, यूज व्यक्ति चाहिए, बड़ा विशाल व्यक्ति चाहिए, तो ह्यूज रोज। ठीक है, ब्रिटिश कमांडर कर्नल नील ने किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का दमन किया? जब हम बात करते हैं कर्नल नील, तो भाई कर्नल नील कहां पर गए थे? इनने कौन से क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो सही जवाब है इलाहाबाद। कर्नल नील इलाहाबाद। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह किया था, आपको याद होगा। और अब इलाहाबाद में भेजा गया है किस ब्रिटिश कमांडर को? कर्नल नील। दिल्ली तो आप जानते हो जॉन निकलसन, यहां पर मैं फिर लिख देता हूं। तो दिल्ली में बेटा कौन था? जॉन निकलसन। ठीक है, कानपुर में कौन था? कानपुर में था कॉलिन कैंपबेल। इनफैक्ट कानपुर लखनऊ दोनों में कौन है? कॉलिन कैंपबेल है। बिहार तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि बिहार में कौन ब्रिटिश कमांडर आएगा, अभी हमने नहीं किया, तो छोड़ देते हैं। इलाहाबाद में कौन आएगा? कर्नल नील। तो इलाहाबाद में हो गया बच्चे कर्नल नील। बिहार का भी हम दो नाम देखेंगे। तो ब्रिटिश कमांडर विलियम टेलर ने किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का दमन किया? अब आपसे क्षेत्र पूछ रहा है। आप जानते हो दिल्ली में तो निकलसन आया था, जॉन निकलसन। कानपुर लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल। बिहार बचा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद में कर्नल नील। तो बाय एलिमिनेशन भी बना लेते, क्योंकि बाकी तो हमने ऑप्शंस वैसे भी देख लिए। इलाहाबाद में नील आया ना, अभी बात की थी, तो बचा क्या? बिहार। तो बिहार में इनफैक्ट दो लोग आए। क्यों? क्योंकि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, आपने सुना होगा भाई। बिहार किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक कमांडर की कि वो अकेला कंट्रोल कर ले। बिहार में दो लोग आए, एक का नाम है विलियम टेलर, ठीक है। एक का नाम क्या है भाई? विलियम टेलर। तो विलियम टेलर ये एक का नाम है, और दूसरे का नाम क्या है? विंसेंट आयर। तो विलियम टेलर और बच्चे विंसेंट आयर। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है, बिहार। ओके, ये दो लोग लगे थे। चल आगे देखें, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अब भाई इनकी जो कहानी का जो अंत है वो बड़ा दुखद इस सेंस में हुआ कि ये तो बनना नहीं चाह रहे थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, लीडर, लेकिन सैनिकों ने जबरदस्ती इनको कंधे में उठा लिया था। आपको याद होगा कि अब आप ही हो शहंशाह हिंदुस्तान। लेकिन जब जॉन निकलसन यहाँ पे आए
अपनी सेना के साथ उनने दिल्ली जीत ली, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन दिल्ली तो जीत लिया गया। तो बहादुर शाह जफर पर ही पूरा ब्लेम डाल दिया गया कि आप जरूर इसमें लीडर बने, आपने शहनशाह हिंदुस्तान घोषित किया। इनने हाथ जोड़े, इनने बोला मैं सच बता रहा हूं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मुझे जबरदस्ती बनाया गया है, ब्रिटिशों ने इनकी एक नहीं सुनी। और तब ब्रिटिशों ने इनके तीनों बेटों को, बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज मतलब होता है कि बिल्कुल जो गन है वो बिल्कुल ऐसे चिपका के फोरहेड पे, इसको बोलते हैं ना इधर कन पट्टी, वहां पे लगा के मार दिया। बताइए, उस जगह को आज तक कहा जाता है खूनी दरवाजा। दिल्ली में खूनी दरवाजा वही जगह है जहां पे इनके बेटों को मारा। और फिर ब्रिटिशों ने इनको भेज दिया रंगून, म्यांमार में। इस तरीके से ये 1857 में हटा दिए गए दिल्ली से, भारत से, और ये अंतिम मुगल बादशाह बने। सोचिए, मुगलों का टाइम शुरू होता है बाबर के समय, हम पढ़ेंगे मध्यकालीन में, और बहादुर शाह जफर अंतिम हटा दिए गए 1857 से 62 तक, मतलब 57 में हटा दिए गए, 1862 में इनकी रंगून में डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि मुगल साम्राज्य कब खत्म माना जाता है, 1857 या 62? क्योंकि 57 में इनको हटाया गया, लेकिन डेथ आप कह रहे हो 1862 में हुई, तो मुगल काल कब से कब तक मानेंगे? बेटा मुगल काल मानोगे 1526 से 1857। सर लेकिन डेथ तो इनकी 1862 में, उससे क्या हुआ भाई? मुगल बादशाह के पद से तो 57 में ही हट गए थे, उसके बाद डेथ कब होगी वो एक अलग बात है, लेकिन मुगल बादशाह तो नहीं रहे ना 57 में ही, तो मुगल काल तो 57 तक ही चला। अब ऐसे आप ऐसा सोचो, 1526 में जब आप मुगल शुरू करते हो, क्या बाबर का जन्म हुआ है 1526 में? नहीं, बाबर का जन्म थोड़ी ना हुआ है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आप यही देखते हो ना कि मुगल काल में शुरुआत क्या देखते हो कि साम्राज्य की स्थापना कब की, जन्म थोड़ी ना देखते हो, जन्म मृत्यु। तो इसलिए यहां पे मृत्यु नहीं देखोगे, आप देखोगे कि कब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, तो 57 में खत्म हुआ। अच्छा, तो इनका एक अंतिम शेर भी मैं आपको बताता हूं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का। तो इन्होंने लिखा है, कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई कुए यार में। यानी ये अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं कितना बदनसीब हूं। जफर अपने को कह रहे हैं ना, खुद को, कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे 2 गज जमीन भी दफन होने की उस जमीन पर हासिल नहीं हुई जहां पे मेरे पूर्वज दफन है। यानी भारत के लिए कह रहे हैं कि कुए यार में, मतलब भारत में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई, बताओ म्यांमार में ही दफनाया गया। चलो, तो ये अंतिम तस्वीर है बहादुर शाह जफर की, आप देख सकते हैं इनके बेटों को खूनी दरवाजा पे मार दिया गया था। ठीक है, आइए सर, 3 बेटे थे ना, फोटो 2 की है हमारे पास। ठीक है, तो ज्यादा दिल पे मत लो बच्चे, आओ आगे बढ़े। 1857 विद्रोह की दमन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें नेपाल छिपना पड़ा? अब जब ब्रिटिश दमन प्रक्रिया कर रहे थे, तब वही कई सारे हमारे लीडर्स दमन प्रक्रिया से बचने के लिए कहां चले गए? नेपाल। कौन गया? क्या बेगम हजरत महल गई? हाँ, ये लखनऊ वाले क्षेत्र से लीडर थी, ये नेपाल गई। नाना साहिब कानपुर वाले क्षेत्र से लीडर थे, ये भी नेपाल गए। खान बहादुर खान बरेली वाले क्षेत्र से लीडर थे, ये भी नेपाल गए। तो ये तीनों नेपाल गए। सही जवाब क्या है? उपयुक्त सभी। लेकिन इनमें से 2 तो ठीक है, नेपाल में ही कहीं चले गए, लेकिन खान बहादुर खान है, बरेली के जो लीडर थे, उन्हें नेपाली सरकार ने पकड़ लिया और पकड़ के वापस ब्रिटिशों को सौंप दिया। ओ माय गॉड, एक होती है किस्मत, एक होती खराब किस्मत, इनकी खराब किस्मत थी। तो नेपाली सरकार ने खान बहादुर खान को पकड़ा और वापस ब्रिटिशों को सौंप दिया, और ब्रिटिशों ने इन्हें फांसी दे दी। चलिए, झांसी में कौन सा ब्रिटिश सैन्य जनरल गया था? तो ये तो अभी हमने बात की, ह्यूग रोज। चले आगे बढ़े। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा थ्योरी में आपको दे रहा हूं बेटा। रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है उसकी डेट हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, तो 18 जून 1858 ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई। इनने यूज रोज के साथ पहले झांसी में लड़ाई की, फिर ये गई कालपी, फिर गई ग्वालियर। ग्वालियर में यूज रोज आया, यहाँ पे फिर लड़ाई हुई। इस लड़ाई को हम कहते हैं मुरार की लड़ाई, बैटल ऑफ मुरार। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? मुरार की लड़ाई। ग्वालियर जिले में एक जगह का नाम है, एमपी है ना। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। ठीक है, जिनको नहीं मालूम भाई, तो मुरार की लड़ाई, और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, और 18 जून 1858 को मृत्यु हुई। अच्छा, आपको एक बात याद आ रही होगी कि मैंने आपको कहा था कि 1857 विद्रोह खत्म कब माना जाता है, मैंने आपको आज ही क्लास में बताया था। तो मैंने एक डेट बोली थी 20 जून। उसका कारण ये कि 18 जून को इनकी मृत्यु हुई, तो इतिहासकार मानते हैं कि इनकी मृत्यु के साथ ही 1857 विद्रोह खत्म। तो सर 18 मानो ना, 20 क्यों? असल में कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि भाई रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु
18 जून को नहीं हुई। इनफैक्ट वो किसी तरीके से युद्ध मैदान से निकल गई थी और बगल के किसी गांव वालों ने उनका फिर इलाज किया, लेकिन फिर जब उनको वो बचा नहीं पाए तो फिर उनकी मृत्यु हुई 20 जून को। ये हमको कुछ सोर्स बताते हैं, इसलिए 18 और 20 ये दो अलग अलग तिथियां मिलती हैं। लेकिन आप इन सब बातों में परेशान ना हो, आपके लिए सब काम की बात नहीं है। आपके लिए काम की बात है कि जून 1858 में विद्रोह खत्म माना जाता है, ठीक है। और जो ज्यादा मान्य सोर्स हैं वो रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ 18 जून को बताते हैं। तो 18 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है जी। चल, इनकी समाधि भी आज ग्वालियर में, ये भी कभी एग्जाम में आ सकता है। बात करें तात्या टोपे जी के साथ क्या हुआ, आपको मालूम है बेगम हजरत महल, नाना साहेब और खान बहादुर खान ये लोग नेपाल गए। अब आपको मालूम है नाना साहिब और तात्या टोपे तो मिलकर कानपुर से लड़ रहे थे, तो नाना साहिब नेपाल चले गए, तो तात्या टोपे कहां गए, तात्या टोपे चले गए ग्वालियर। ध्यान से सुनो, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर में मिलके ही ब्रिटिशों से लड़ाई की थी, लेकिन वहां पे इन लोगों की हार हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई की एक बार हार कहां पे हुई थी, झांसी, उसके बाद वो कहां चली गई, ग्वालियर। सुनते रहिए। जबकि तात्या टोपे की एक बार हार हुई थी कानपुर, कानपुर में हार होने के बाद तात्या टोपे आ गए ग्वालियर, ग्वालियर में एक बार फिर से हार हुई। तो यानी दो इंपॉर्टेंट हार, दोनों की जो महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में आ सकता है, रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी ग्वालियर और तात्या टोपे जी कानपुर और ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तात्या टोपे मृत्यु यहां पे नहीं होती। तात्या टोपे जी फर्दर और आगे बढ़ जाते हैं अन्य क्षेत्रों में। ब्रिटिश इन पर इनाम राशि रखते हैं कि कोई भी जो इनका पता देगा, इनको पकड़ेगा, हम उन्हें ये देंगे वो देंगे, लेकिन अंततः ये पकड़ में नहीं आते। फिर ये होता है कि एक बार ये अपने एक जमींदार मित्र के यहाँ पे ठहरे होते हैं, तो वो जो जमींदार मित्र था उसके पास बहुत जमीन होती है, तो एक बार उसके एक जंगल में सो रहे थे, तब उस जमींदार मित्र ने धोखा दिया और ब्रिटिशों को खबर दे दी। तब ब्रिटिशों ने तात्या टोपे जी को पकड़ा और शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी, ठीक है। चल, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई कौन लोग नेपाल गए, बेगम हजरत महल, नाना साहिब, खान बहादुर खान। तात्या टोपे जी नेपाल नहीं गए। तात्या टोपे कानपुर में पराजय के बाद ग्वालियर, ग्वालियर में पराजय के बाद अन्य क्षेत्रों में, लेकिन नेपाल नहीं गए। चलो, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने शब्द दिए हैं, तो सही जवाब है भाई वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी। इनकी एक किताब है, इस किताब का टाइटल भी यही है, क्या, इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल या फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। तो मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक का नाम है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसमें ही उन्होंने कहा कि भाई 1857 विद्रोह भारतीयों का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन कई सारे इतिहासकार इनकी इस बात पर आपत्ति जताते हैं, जैसे एक इतिहासकार है R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार जी, उनने किताब लिखी है सिपाही म्यूटिनी, और उसमें वो लिखते हैं कि भाई पहली बात तो ये पहला नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे और भी किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह पहले हुए हैं 1857 के, तो ये पहला कैसे। दूसरा, R.C. मजूमदार कहते हैं कि वी.डी. सावरकर जी आप इसे इंडिया का कैसे कह सकते हो, कौन था जो इंडिया के लिए लड़ रहा था। R.C. मजूमदार जी का कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी के लिए लड़ी थी, नाना साहिब अपनी पेंशन के लिए लड़े, बहादुर शाह जफर तो लड़ने में इंटरेस्टेड थे भी नहीं, और बेगम हजरत महल इसलिए लड़ी क्योंकि उनसे अवध ले लिया गया था, उनके पति को हटा दिया गया था। तो R.C. मजूमदार कहते हैं कि अलग अलग लोग अपने अलग अलग कारणों की वजह से लड़े, कोई भारत के लिए थोड़ा ना लड़ रहा था। तो इसको इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस R.C. मजूमदार रिजेक्ट करते हैं इसको। लेकिन ठीक है, हमने जो बात समझनी थी हमने तो समझ ली, ठीक है। चलो, अब आते हैं वापस किधर, नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। चलो, तो सबसे पहला, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो जमींदारी एसोसिएशन या जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी नाम से भी हम जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या हो रहा है। सुनो बेटा, नेशनल मूवमेंट हम लोग 1885 से शुरू मानते हैं और नेशनल मूवमेंट 1947 तक चलती है। 1885 में ऐसा क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट की शुरुआत मानते हैं, कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस पार्टी जो आज भी है ना, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली, ठीक है, लेकिन उसकी स्थापना 1885 में हुई थी और 1947 में इंडिया को आजादी मिली। तो 1885 से 1947 ये राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। अच्छा, लेकिन हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले
क्या हुआ अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। समझ गए आप ये बात। सो प्री कांग्रेस एसोसिएशन हमारा टॉपिक है। कांग्रेस की स्थापना से पहले क्या हुआ, कौन से राजनीतिक दल बने, क्या चीजें हुई, तो अब हम लोग वो देख रहे हैं। चलिए आइए हम लोग बात करना, डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जमींदारी एसोसिएशन, तो ये भी प्री कांग्रेस एक एसोसिएशन है और इसकी स्थापना किसने की, तो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना एक जमींदार ने की है जिनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर। तो यहां पे आपको एक नाम दिख रहा होगा द्वारकानाथ टैगोर, तो ये है क्या, तो जमींदारी एसोसिएशन को शुरू करने वाले ये रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके पिताजी का नाम है द्वारकानाथ टैगोर। अब ये बड़ी ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी उस समय बंगाल की। द्वारकानाथ टैगोर एक बहुत बड़े जमींदार थे और उनने ये एक संगठन बनाया कि भाई जमींदारों की जो समस्याएं, बताओ जमींदारों की भी समस्या, वो ब्रिटिशों से कैसे डिस्कस करेंगे उसके लिए। ठीक है, चल, तो ये कब आती है अस्तित्व में, 1838, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में अस्तित्व में आती। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, हु एस्टैब्लिश्ड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चले अब देखो यहां पर आपको नाम क्या दिख रहा है, ब्रिटिश, तो देखो क्योंकि नाम में ही ब्रिटिश है तो मैं आपको ये याद रखने के लिए कह रहा हूं, ये भी एक कांग्रेस से पहले एक संगठन स्थापित हुआ था और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को जिनने स्थापित किया था उनका नाम है विलियम एडम्स। तो देखो ब्रिटिश एग्जाम में आएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो आपको क्या करना है, विलियम एडम्स, क्योंकि ब्रिटिश नाम यहां पे आ गया तो किसी ब्रिटिश ने की होगी, ऐसा सोच के देखें। चलो समझ गए बात। और देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में हुई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब एक तीसरा संगठन, और सबसे बड़ी बात, इस पर 2 बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल, तो इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ऑब्वियस सी बात है, और ये दादा भाई नौरोजी जी ने लंदन में स्थापित की थी। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, उस टाइम पे लंदन में स्थापित कर दी, क्यों भाई, दादा भाई नौरोजी का ऐसा सोचना था मैं भारत में स्थापित करूंगा राजनीतिक संगठन, और फिर जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी होंगे वो फिर मेरी बात को ऊपर लंदन में रखेंगे, इससे अच्छा मैं सीधे लंदन में स्थापित करूं तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में, यहां पे ईयर भी लिख देता हूं क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से संबंधित कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। आप इसको ऐसे याद रखो, ईस्ट में लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, दादा। जैसे हम लोग अगर बात करें ईस्ट में, फॉर एग्जाम्पल बंगाल वाले क्षेत्र की बात करें तो लोग नहीं बोलते सौरभ दादा, सौरभ गांगुली, सौरभ दादा, ठीक है बच्चे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो हमने क्या बोला, तो उसकी स्थापना हुई है लंदन में, दादा भाई नौरोजी 1866। चलो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापनाकर्ता कौन है भाई, इस्टेब्लिश किसने किया है, तो अभी अभी बात हुई दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में भविष्य में हमको बहुत डिटेल में बात पढ़नी है क्योंकि बहुत कुछ किया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं भारत के वयोवृद्ध पुरुष, परेशान ना हो आगे देखेंगे। और क्या आप जानते हो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एंट्री पाने वाले पहले नॉन एशियन, चुनाव जीत गए थे, सोचो कितनी बड़ी बात है, कोई भारतीय व्यक्ति 1892 में चुनाव जीत रहा है ब्रिटेन का, और एक गोरे ब्रिटिश व्यक्ति को हरा के जीत रहे हैं, बताओ वो भी। और इस तरीके से जैसे हमारे यहां लोकसभा होती है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहां पे एंट्री मिली, पहले एशियन बंदे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एंट्री पाए। इनके बारे में हम लोग भविष्य में पढ़ेंगे। चलो पूना सार्वजनिक सभा के स्थापनाकर्ता कौन है, ये भी एक संगठन था। जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया जमींदारी एसोसिएशन, द्वारकानाथ टैगोर पढ़ाया ना, द्वारकानाथ टैगोर। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चे, तो जमींदारी एसोसिएशन के बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने आपको समझाई, तो मैंने बताई बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश से मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, विलियम एडम्स, तो विलियम एडम्स के बारे में हमने बात की। तो जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो क्या बोला मैंने, एग्जाम में 2 बार प्रश्न आ चुका है, दादा भाई नौरोजी। आगे महत्वपूर्ण बताएंगे क्या है, पूना सार्वजनिक सभा। बेटा पूना सार्वजनिक सभा नाम से क्लियर है, पूना में है, इसकी स्थापना की है महादेव गोविंद रनाडे साहब ने। महादेव गोविंद रनाडे, ये नाम बहुत बार आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो MG रनाडे साहब,
पूना सार्वजनिक सभा। तो यहां पर मैं मार्क आउट कर देता हूं, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। चलिए अब यहां पे एक और संगठन, आप सोच रहे हो सर कितने संगठन है, बस दो और हैं, एक ये और एक और इसके बाद, और जो इसके बाद वाला है वहां पे भी 2 बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है ना कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन आए, इस टॉपिक में से 4 क्वेश्चन 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर आ चुके हैं। एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पर 2 बार आ चुका है, दादा भाई नौरोजी लंदन वाली बात, और जो मैं अब करवाने वाला हूं इसके बाद वो, तो पहले ये क्वेश्चन करो फिर मैं उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी रिवील करूंगा। चलो 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? इनका नाम है इंडियन लीग, इनके एसोसिएशन का। अब ध्यान से सुनना, मैंने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट बनाई, उसमें एक नाम मैं ऐड करना चाहता हूं। जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्योंकि ब्रिटिश आ रहा है तो ब्रिटिश व्यक्ति होगा विलियम एडम्स। ईस्ट इंडिया, ईस्ट में लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ए दादा, है ना, तो दादा भाई नेहरू। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। इनमें से ईयर किसका याद रखना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, ये 2 बार आ चुकी है। अब सुनो, अगला है इंडियन लीग। अब जब भी ये शब्द बोलता हूं मैं इंडियन लीग, तो आपके दिमाग में क्या आता है, इंडियन लीग, लीग से प्रीमियर लीग, आईपीएल, इंडियन लीग से बनता है ना इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल में कौन खेलते हैं, नए नए लोगों को मौका मिलता है, बच्चों को मौका मिलता है, शिशु को मौका मिलता है, तो शिशु से क्या कर लोगे, शिशिर कुमार घोष। सुनो, आईपीएल में नए नए लोगों को मौका मिलता है। इस बार आईपीएल में एक 13 साल का लड़का खेला था, वैभव सूर्यवंशी, तो शिशु को मौका मिल रहा है ना, नए नए लोगों को, बच्चों को, तो क्योंकि शिशु को मौका मिल रहा है तो शिशु से शिशिर, ठीक है। चले, ये एक बात हो गई, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये है शिशिर कुमार घोष। अब जो लास्ट में बताने वाला हूं संगठन, जिस पर ऑलरेडी 2 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो है इंडियन एसोसिएशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना इसलिए टफ है क्योंकि इसमें कोई यूनिक वर्ड नहीं है। सुनना, इससे पहले जो मैंने अभी अभी आपको संगठन बताए, सब में कुछ ना कुछ यूनिक वर्ड था। जमींदारी एसोसिएशन, तो जमींदारी, द्वारकानाथ टैगोर जमींदार थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश विलियम एडम्स। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में ईस्ट है, ईस्ट से दादा। फिर हमने बोला पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे। इंडियन लीग, लीग आएगा आईपीएल, आईपीएल शिशु खेलते हैं, शिशिर कुमार घोष। अगला है इंडियन एसोसिएशन। इसके साथ समस्या यह है, इसके दोनों ही वर्ड बड़े कॉमन है, यहां पे भी इंडियन, यहां पे भी इंडियन था, यहां पे भी इंडियन था, मतलब इंडियन तो बहुत कॉमन वर्ड है इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर एसोसिएशन कोई नया वर्ड नहीं है, जमींदारी एसोसिएशन में भी देखा, यानी यहां कोई यूनिक वर्ड नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन इसलिए था क्योंकि कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में, और कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण था वो इंडियन एसोसिएशन था, यानी सबसे ज्यादा लोग इससे ही जुड़े हुए थे कांग्रेस से पहले। इसकी स्थापना 1876 में हुई। ईयर में भी सिर्फ 2 के आपको याद करने को रिकमेंड करता हूं, ईस्ट इंडिया और इंडियन एसोसिएशन, और इसका है 1866, 10 साल बाद 1876 इंडियन एसोसिएशन। इसको स्थापित 2 लोगों ने किया है, एक का नाम है आनंद मोहन बोस। क्या नाम है बेटा, आनंद मोहन बोस। और एक का नाम क्या है बच्चे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये 2 नाम आप दिमाग में रखें जिनने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण यही था। ठीक है, ठीक है, अगली बात करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका हुआ क्या ऑर्गेनाइजेशन का, जब कांग्रेस आगे चल के स्थापित हुई तो इंडियन एसोसिएशन उसमें ही मर्ज हो गया, विलय हो गया, ठीक है। तो ये इंडियन एसोसिएशन आगे चल के कांग्रेस में ही विलय हो जाएगा। अच्छा, यहां पर मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं, ये है आनंद मोहन बोस जी, इनने, और ये है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनने, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आप सब जानते हो पहले व्यक्ति जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम निकाला, फर्स्ट इंडियन टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, तो नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। इनके बारे में मैंने बताया था आपको सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में। लेकिन क्या आप जानते हो दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम निकाला वो कौन, तो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और इन्हें जरूर एग्जाम निकाला, इनको ज्वाइनिंग मिली, लेकिन आगे चल के ब्रिटिशों ने इनको निकाल दिया था सर्विस से, बताओ। और इनको जब निकाल दिया सर्विस से तो टीचर बन गए। आगे चल के इनको एक टाइटल भी मिलता है राष्ट्रगुरु, तो ये बात दिमाग में रखिएगा, इनको एक टाइटल मिलता है बच्चे, टाइटल क्या है, राष्ट्रगुरु,
ठीक है, राष्ट्रगुरु किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, चल ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण बात हो गई। चल तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। अगली चीज क्या है? 1885 में अब कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना किस ब्रिटिश ने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है। इनने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश, उसका नाम क्या था बेटा? डफरिन। क्या नाम था? डफरिन। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885, और डफरिन का कार्यकाल देखिए 1884 से 1888। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई ना कांग्रेस की, तो डफरिन ही था। ऐसे याद रखो कि डफरिन मतलब आप ऐसे याद रखो कि कोई डफर व्यक्ति ही होगा जो एक ऐसी पार्टी को स्थापित होने देगा जो आगे चल के इनके खिलाफ ही आंदोलन करने वाली है। तो कोई डफर व्यक्ति होगा, ऐसे याद रखो। चलो, अब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई। सबसे पहला सेशन इसका बॉम्बे में होगा। 72 डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे, और पहले सेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसी किसी किताब में W से इनका नाम शुरू होता है, ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसी किसी किताब में W से नाम शुरू होता है, नहीं वोमेश, लेकिन असली नाम इनका व्योमेश है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1886 में दूसरा सेशन होगा कांग्रेस का। कहां पर? तो दूसरा सेशन होगा बच्चे कलकत्ता में। कलकत्ता में सेशन होगा, और इस बार अध्यक्ष कौन होंगे? एक पारसी व्यक्ति, दादा भाई नेहरू जी। ये वही दादा भाई नेहरू जी हैं जिनने अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन। तो वो भूलना मत, वो भी है। तो वो इनका एक पार्टी है लंदन में, और एक कांग्रेस की स्थापना भी। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की है, लेकिन को फाउंडर में भी दादा भाई नेहरू जी थे। मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सबसे मुख्य व्यक्ति थे, उनके साथ दादा भाई नेहरू जी का भी योगदान था। खैर, 1885 में बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट अध्यक्ष, 1886 कलकत्ता दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष। अच्छा, तो कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, मीटिंग होती थी, लगभग दिसंबर महीने में होती थी। और 1887 में मद्रास में सेशन होता है, और तब अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनते हैं बेटा? बदरुद्दीन तैयब जी। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो किस तरीके से कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स डिसाइड किए गए, देखा आपने? व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू, तो पहले हिंदू अध्यक्ष। 1886 में दादा भाई नेहरू जी पारसी, तो पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम है। तो यानी धर्म के आधार पर इनने सोचा कि भाई अध्यक्ष बनाए, ताकि कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे, अलग अलग धर्मों को साथ लेके चले, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे धर्म के व्यक्ति को तो अध्यक्ष बनाया नहीं, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी सब है। आओ, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अभी अभी हमारी बात हुई, व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 बॉम्बे, ठीक है बच्चे। तो एक ही बात दिमाग में आपको फिट रखनी है। आइए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। ये भी सिंपल है, ये फर्स्ट अधिवेशन की तस्वीर है। चलो, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारत के वाइसरॉय कौन थे? डफरिन थे। 1885 में यही मौजूद थे। इनका ओवरऑल कार्यकाल 1884 से 88। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नेहरू जी। 1886 कैलकाटा सेशन, पहला सेशन बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये भी बात दिमाग में रखें। चलो भाई, तो यहां पे अब मैं अपनी आज की क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। आज हमने 1857 विद्रोह, नेशनल मूवमेंट दोनों में काफी कुछ चीजें पढ़ी। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग इसका सोल्यूशन बताइए, मतलब एक वही एमसीक्यू टाइप। क्या है भाई मेरा प्रश्न? क्या है देखें कौन बता पाता है। चल, तो प्रश्न यह है कि अच्छा वाला प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, ठीक। 1857 विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 है। शुरुआत कहां से हुई ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ 1857 विद्रोह
का खत्म होना 20 जून 1858 माना जाता है। विद्रोह कहां खत्म हुआ ये बताइएगा, तो शुरुआत और अंत कहां कहां हुआ वो 2 सिटीज के नाम बताइएगा। चलें, तो अब हम लोग सेशन वाइंड अप करते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छी लग रही होंगी क्लासेस। बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं ये भी बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।